कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। राज्यसभा में वेल में सीआईएसएफ कर्मी आए हैं। विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान वेल में सीआईएसएफ के कर्मी पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति को बाकायदा चिट्ठी लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। विपक्ष जब राज्यसभा में वेल में पहुंचकर विरोध कर रहा था, उस वक्त सीआईएसएफ कर्मी राज्यसभा में वेल में पहुंचे विपक्ष के सांसदों को वहां से हटाने के लिए। ये बड़ा आरोप है जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक तरीके से लगाया गया है और चिट्ठी लिखकर राज्यसभा के उपसभापति से आपत्ति दर्ज कराई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, क्या ये पूरा मामला जरा विस्तार से बताइए। देखिए रुमाना, जब सभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे जब चलनी शुरू हुई तो सदन बाधित हुआ। एसआईआर के मुद्दे पर कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। उसके बाद में जब 12 बजे इस मामले की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई है तो एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे पर जो चर्चा की मांग की जाने लगी विपक्ष के द्वारा। तो उसी दौरान विपक्ष का ये आरोप है, फिर दोहरा रहा हूं, विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि जब उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की तो उस दौरान सदन के अंदर कुछ लोगों को बुलाया गया बाहर से। कुछ लोगों का कहना है कि वो मार्शल थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता जो प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अपनी चिट्ठी में सीआईएसएफ का जिक्र किया है। हालांकि जब मैंने यहाँ पर लोगों से बातचीत की है तो मुझे ये बताया गया कि मार्शल्स को अंदर बुलाया गया था, लेकिन अब क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और उन्होंने चिट्ठी लिखी है तो हम जो है उन्होंने चिट्ठी में सीआईएसएफ का जिक्र किया है। लेकिन इतना जरूर है कि बाहर से लोगों को अंदर बुलाया गया और अंदर हुआ क्या? अंदर हुआ ये क्योंकि तमाम जो विपक्षी सांसद थे वो लगातार वेल में आ रहे थे अपने हाथ में जो पोस्टर्स लेकर के, तख्तियां लेकर के, जिसका अंकित गुप्ता, ये जो आपत्ति दर्ज कराई गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और वो ये कह रहे हैं कि साहब जो लोकतांत्रिक अधिकार है हम सांसदों का, अगर हम सदन के भीतर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर सीआईएसएफ के कर्मी आकर तो नहीं हमें हटाएंगे। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है और यहां सदन के अंदर तो पूरी कार्रवाई जो भी चल रही होती है उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो ऐसे में ये पता लगाना कि साहब वो सीआईएसएफ के कर्मी थे या फिर वो मार्शल्स ही थे, क्योंकि मार्शल्स तो सदन के भीतर आ सकते हैं और मार्शल्स ही किसी भी तरीके का एक्शन जो सदन के सदस्य हैं उन पर ले सकते हैं सदन के भीतर। तो ऐसे में इसकी सच्चाई सामने आने में तो कहीं कोई सवाल होना नहीं चाहिए ना? जी बिल्कुल, सवाल नहीं होना चाहिए और ये सच्चाई जल्द ही सामने भी आ जाएगी, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले पर जो सभापति हरिवंश उस दौरान उनका भी जो बयान हो सकता है या राज्यसभा सचिवालय का भी बयान आधिकारिक तौर पर सामने आ जाए। लेकिन मैंने हुआ क्या था, मैं पहले उस घटनाक्रम को बता देता हूं क्योंकि जिसको लेकर के पूरा सवाल खड़ा हुआ है। आरोप ये है कि जब जहां पर जो है ये तमाम विपक्षी नेता बैठते हैं उनके सामने सुरक्षा कर्मियों को खड़ा कर दिया गया था। वो मार्शल थे, सीआईएसएफ के जवान थे। ये अपने आप में एक मुद्दा जरूर है, क्योंकि कुछ विपक्षी सांसदों से भी जब मैंने बात की है तो उन्होंने भी यही कहा कि मार्शल थे। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी है और उन्होंने सीआईएसएफ का जिक्र किया, लिहाजा हम इसको हल्के में नहीं ले सकते बिल्कुल भी। और इसी वजह से ये जो घटनाक्रम था ये कि ह्यूमन चेन बना करके विपक्षी सांसदों के सामने खड़े हो गए, जिससे कि वो तख्तियां लेकर के आगे ना जा पाए। तो ऐसे में सदन के अंदर क्या वाकई में सीआईएसएफ के जवान ही पहुंचे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बाहर निकल के विपक्षी सांसदों ने ही हमको बताया था कि सदन के अंदर मार्शल को बुला लिया गया था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीआईएसएफ जवानों का जो जिक्र किया है ये निश्चित तौर पर एक गंभीर मुद्दा है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी लिखकर ये जो इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है, इसके बाद अब ये मामला यहां नहीं थमेगा, ये मामला आगे बढ़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बड़ा आरोप लगा दिया गया। राज्यसभा में वेल में सीआईएसएफ कर्मी आए, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान वेल में सीआईएसएफ कर्मी आ गए। इस बीच राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया गया है। चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, मेरे पास सबूत है, ये राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हमें जो मिला है वो एटम बम, फूटेगा तो देश देखेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, मेरे पास सबूत है, जो मिला है हमें वो एटम बम से कम नहीं है, फूटेगा तो देश देखेगा। ये बड़ा दावा राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को राहुल गांधी लपेटे में लेते हुए हम चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। कोई रिटायर हो जाएगा तो भी छोड़ेंगे नहीं, राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। और ये बयान राहुल गांधी जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि साहब कोई रिटायर हो जाए तो भी छोड़ेंगे नहीं, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से धमकाने की कवायद के तौर पर भी
देखा जाएगा, सियासत इस पर भी जमकर होगी। वैसे सुनिए आप राहुल गांधी ने क्या कहा। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। तो बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर राहुल गांधी लगाते हुए आप सुन रहे हैं कि बीजेपी के लिए चुनाव आयोग जो है वो वोट चोरी करा रहा है और कह रहे हैं हमारे पास सबूत है और ऐसा सबूत है कि जब फटेगा, एटम बम जैसा है, फटेगा जब तो देश देखेगा। ये दावा राहुल गांधी कर रहे हैं। बीते दिनों मथुरा के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने महिला विरोधी बयान को लेकर सुर्खियों में आए। उन्होंने ये कहा था कि कुछ लड़कियां 4 जगह मुंह मारकर बहू बनती हैं। इस बयान पर विवाद हुआ, जिसके बाद अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी, लेकिन शर्तों के साथ। और अब अनिरुद्धाचार्य ने एक बार फिर महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है और महिलाओं को फिर से सर्टिफिकेट देने की कोशिश की है। इस बार अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन में रहने वाली महिलाओं पर सवाल उठा दिए। कहा कि जो कलयुग में लड़कियां गलत काम करती हैं, वो भी खुद को सती सावित्री सुनना चाहती हैं। सुनिए। कलयुग में सत्य नहीं, यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। अब देखिए, सवाल यह है कि क्या कथावाचक ये सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन पवित्र है, किसका कैसा चरित्र है? इसीलिए मैं तो सवाल पूछ रही हूं, क्या न खाता न बही और जो कथावाचक कह दे वही सही? कलयुग में सत्य नहीं, यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं।
घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। हमारे यहां तो नारी को देवी ही कहा गया है, पर किस नारी को? हमारे यहां सीता जैसी नारियां भी हैं जिनको हम सब पूछते हैं मंदिर में। कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां सीता जी ना हो, यदि राम है तो। ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जहां राधा ना हो, यदि कृष्ण है तो। कोई भी, शंकर जी हैं तो पार्वती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नारायण है तो लक्ष्मी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है, पर किस नारी की? जो सती है, पवित्र है, आचरण से, सदाचार से, व्यवहार से पवित्र है, उस नारी की क्या होती है? पूजा। लेकिन जो नारी सूपनखा जैसी है, क्या उस नारी की भी पूजा होगी? क्या एक तराजू में आप पतिव्रता नारियों को रखो और दूसरी तराजू में आप लिवन में रहने वालियों को रखो, तो क्या दोनों का पलड़ा भारी होगा? उत्तर बोलो। पर समाज तो यही कहता है कि भाई ये भी नारी है, ये भी नारी है। आजकल तो समानता का भाव है ना, कि सब बराबर हैं। सब बराबर हैं तो सती, पतिव्रता और वैश्या एक कैसे हो सकती है? बोलो हाँ या ना। लेकिन आज आप सत्य नहीं बोल सकते। यदि आप सत्य बोलेंगे तो लोग आपका क्या करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि सत्य सुनना अच्छा नहीं है। लोग झूठ सुनना चाहते हैं, हाँ या ना। यदि आज यहां, इसलिए तो भागवत जी में लिखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति, कलयुग में क्या नहीं है? कितने पांव टूट गए धर्म के? सत्य टूट गया, सत्य नहीं। तपः, कलयुग में क्या नहीं है? तप। कोई तपस्वी नहीं है, तप नहीं कर पा रहा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौचम मतलब, शौचम मतलब, शौचम मतलब शुद्धि। क्या? शुद्धि। शौचम मतलब क्या मेरी माँ? मैया, ओ पीछे वाली मैया, सरकार मोबाइल चला रहे हो, सुन लीजिए प्रेम से, सुनिए। क्या नहीं है? शुद्धि। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। बुद्धि का शुद्धि से संबंध है या नहीं? बुद्धि का किससे संबंध है? जैसी होगी शुद्धि वैसी रहेगी। इसलिए शौचम। देखो ये बात हम नहीं कह रहे हैं। आजकल क्या है ना, सत्य नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग सत्य, हमारा इतना विरोध करते हैं लोग, फिर भी हम सत्य कहना नहीं छोड़ते। आप लोग बताइए, छोड़ दें? फिर हम भी कहने लग जाएं कि ठीक है रहो लिविन में। देखिए, कुछ दिन पहले भी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक विवादित बयान जो सामने आया, तब उन्होंने कहा था कि पहले छोटी उम्र की लड़कियों की शादी हो जाया करती थी, लेकिन अब लड़कियों की जब शादी होती है तो उनकी उम्र 25-25, 26-26 साल की हो चुकी होती है, और तब तक इस उम्र में आते आते लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4, सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। तो देश के 2 जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज लड़के लड़कियों के पहनावों से लेकर उनके चरित्र तक पर सवाल उठाते हुए अपने बयानों में, प्रेमानंद महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि 100 में से सिर्फ 2-4 लड़कियां ही ऐसी होंगी जो चरित्रवान हैं। तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि कुछ लड़कियां 4 जगह मुंह मारकर बहू बनती हैं। आज उनका नया बयान जो चर्चा में है, और इस कड़ी में नया नाम भी अब जुड़ गया है, और ये नया नाम जुड़ा है साध्वी का, साध्वी ऋतंभरा का।
साध्वी ऋतंभरा ने रील बनाने वाली लड़कियों पर सवाल उठा दिए और कहा, हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, तुम्हें देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये कैसे स्वीकार है। ये सवाल पूछा है साध्वी ऋतंभरा ने। हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर, नंगे होकर पैसा कमाओगे। प्रवचन के दौरान ये शब्द हैं साध्वी ऋतंभरा का। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है। राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रही साध्वी ऋतंभरा कथावाचक भी हैं, लेकिन रील बनाने वाली लड़कियों के लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो अब वायरल हो रहा है। हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। धर्म, अध्यात्म, मर्यादा, संस्कार, संयम, साध्वी में सभी गुण होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या रील बनाने वाली लड़कियों पर टिप्पणी करते हुए साध्वी ऋतंभरा वाणी पर संयम नहीं रख सकी। हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। रील बनाने वाली हिंदू लड़कियों के पहनावे पर प्रवचन के दौरान ऐसा कटाक्ष किया कि अब उनकी चौतरफा आलोचना होने लगी है। अपने भक्तों के बीच दीदी माँ के नाम से मशहूर है साध्वी। आध्यात्म की बातें करती हैं। 21 मार्च को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साध्वी ने ये वीडियो शेयर किया था। तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। तुम चाहो तो राक्षसों के घर में भी देवताओं को जन्म देती हो। तुमने दिया, तुमने कयादू बनकर हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद को जन्म दे दिया। और अगर तुम ना चाहो तो विशर्वा ऋषि के घर में भी रावण जैसा राक्षस पैदा हो जाता है। भगवान से लेकर राक्षस तक अपनी कथा में साध्वी ऋतंभरा ने सब कुछ सुना दिया ताकि महिलाओं की आजादी पर सवाल उठाने को जायज ठहराया जा सके। साध्वी ऋतंभरा को तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला है। विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी की संस्थापक अध्यक्ष हैं साध्वी ऋतंभरा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान ऋतंभरा फायर ब्रांड वक्ता के तौर पर जानी जाती रही। 1982 में गुरु परमानंद से दीक्षा लेने के बाद साध्वी ऋतंभरा ने 2001 में वात्सल्य ग्राम बनाया, जहां अनाथ बच्चों को आसरा दिया जाता है। वहीं पर ऋतंभरा कथा भी सुनाती हैं और इसी दौरान जो उन्होंने कहा उस पर विवाद शुरू हो गया है। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे बीजेपी की तरफ से सांसद संबित पात्रा मीडिया के सामने हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और सिम्मी भी उसके सामने बौनी है, तो स्वाभाविक रूप से गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए। और महबूब मुजव्वर बार बार अपने कथन में कहते हैं कि झूठे आरोप लगाकर मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, झूठे मनगढ़ंत कहानी बना करके। दूसरा विषय जो आज महत्वपूर्ण है वह है पृथ्वीराज चौहान जी के बारंबार आ रहे बयानों का। कोई कल एक बार एक्सीडेंटल बयान हो गया हो ऐसा नहीं है, आज भी बयान को दोहराया गया है। आज भी कहा गया है, दो बातें कही गई है। पहली बात कही गई है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। ये जो आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये तकिया कलाम है तुष्टीकरण का। ये आतंकवाद का धर्म नहीं होता वो तमाम कांग्रेसी नेता कहते हैं जब आतंकवादी हमला होता है, ताकि वो अपने वोट बैंक को साध सके और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा सके। और उसी सांस में, इन द सेम ब्रेथ, पृथ्वीराज चौहान कहते हैं आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता है, कहना ही है तो आप कहो हिंदू आतंकी या सनातन आतंकी। वाह, आतंकवाद का धर्म नहीं होता मगर हिंदू आतंकी और सनातन आतंकी कहो, कहना ही है तो। आप याद करिए, सुशील कुमार शिंदे जी ने भगवा आतंकवाद कहा था उनके एक कॉन्क्लेव में, कांग्रेस पार्टी के एक बैठक में पहली बार भगवा आतंकवाद कहा था।
और जब विगत वर्ष उनसे पूछा गया कि आपने सही किया या गलत किया भगवा आतंकवाद के शब्द का प्रयोग करके, तो सुशील कुमार शिंदे मुस्कुराते हुए कह रहे थे मैंने अपने मन से नहीं किया, मुझे तो लगता है मैंने गलत किया, मगर जो आला कमान ने कहा, जो मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि आप भगवा आतंकवाद सैफरन टेरर का प्रयोग करिए, मैंने वो प्रयोग किया। मतलब आला कमान कौन है? कांग्रेस पार्टी में आला कमान तो कोई और नहीं, एक ही आला कमान है, या यूं कहिए कमान में बहुत सारे आले हैं गांधी परिवार के। कमान एक, गांधी परिवार, आले अनेक। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो ये सारे गांधी परिवार के लोगों ने ही सुशील कुमार शिंदे के ऊपर ये प्रेशर बनाया था कि आप भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करिए। और आज जो पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि उनके आला कमान ने ही कहा होगा। अब एक वर्ष बाद वो जब किताब लिखेंगे तो उसमें आएगी ये बात कि मुझे भी कहा गया था कहने के लिए। और ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। याद करिए 18 फरवरी 2007 को जब समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादी, जो एक प्रतिबंधित संगठन है, उसके पूर्व मुखिया सफदर नागोरी की गिरफ्तारी हुई थी। केवल सफदर नागोरी की नहीं, पाकिस्तान के 2 आतंकवादी भी गिरफ्तार हुए थे। मगर इन सभी लोगों को कांग्रेस पार्टी ने 14 दिनों के अंदर, मात्र 14 दिनों के अंदर, और सफदर नागोरी एवं पाकिस्तान के वो 2 आतंकवादी मान गए थे कि हाँ हम ही हैं जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कराया था समझौता एक्सप्रेस में, उसके मानने के पश्चात, कन्फेशन के पश्चात भी मात्र 14 दिनों के अंदर छोड़ दिया गया। 2007 में हैदराबाद के मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट में भी पुख्ता सबूत थे कि हुजी इसमें इन्वॉल्व थी। 100 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया था, मगर सभी को कांग्रेस पार्टी ने बाद में छोड़ दिया गया। ठीक उसी प्रकार की परिस्थिति 26/11 के समय भी हुई थी। 26/11 के समय, खैर राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे ये अलग विषय है, मगर उनके नेता 26/11 आरएसएस की साजिश, दिग्विजय सिंह इस प्रकार की किताब निकाल रहे थे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम कर रहे थे, आतंकियों को खुला छोड़ने का काम कर रहे थे। स्वाभाविक है, जिस दिग्विजय सिंह के लिए और जिस गांधी परिवार के लिए जाकिर नायक अपोस्टल ऑफ पीस, शांति दूत है, और जाकिर नायक के एनजीओ से जो पार्टी पैसे लेती है, जो राजीव गांधी फाउंडेशन पैसे लेती है, उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो हिंदू आतंकवादी नहीं कहेंगे, वो भगवा आतंकवादी नहीं कहेंगे, वो सनातनी आतंकवादी नहीं कहेंगे, ये अधिक है। ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ है मालेगांव के ब्लास्ट का, 17 वर्षों बाद निर्दोष घोषित किए गए हैं। जो साथी निर्दोष घोषित किए गए हैं भारतवर्ष के, उनमें से एक सेना में है, उनमें से एक साध्वी है। सेना, संत, सनातन और संविधान, इन चारों पर कांग्रेस पार्टी ने 17 वर्षों तक आक्रमण किया। कांग्रेस पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से 17 वर्षों तक सेना, संत, सनातन और संविधान, इनके ऊपर निरंतर आक्रमण किया। मगर सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही जीत होती है, और सत्य की ही जीत हुई है। मुझे लगता है कांग्रेस का प्रिय गाना है, वोट बैंक रिझाना है, हिंदुओं पर निशाना है, सनातन को निपटाना है। सनातन को निपटाना है, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। एक बार तो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो खड़गे जी ने तो बोलते बोलते ही कह दिया था अपने भाषण में कि हमें सनातन को खत्म करना है, सनातन को निपटाना है। मगर सनातन अविरल है, अनंत है, उसको निपटाया नहीं जा सकता। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। जब से घटना वर्डिक्ट आया है, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से कोई इस तरह की रिएक्शन नहीं आ रहा है। वो न माफी मांग रहे हैं जो कि आप लोग मांग रहे हैं, फिर उस पर कुछ दिखाई दे रहे हैं।
बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सीधे निशाने पर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को लिया गया है। बीजेपी ने पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के बयान का हवाला देते हुए कहा कि देखिए सारी की सारी साजिश जो है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की तरफ से रची गई थी। मोहन भागवत को झूठे केस में फंसाने की ये साजिश थी। हिंदुओं को बदनाम करने, हिंदुओं को अपमानित करने की ये साजिश थी जो गांधी परिवार की तरफ से रची जा रही थी। सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। कांग्रेस में आला कमान गांधी परिवार, मोहन भागवत के खिलाफ साजिश रची गई, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर के बयान को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर हमलावर है। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कांग्रेस की तरफ से यह सब कुछ किया जा रहा था। यह आरोप बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया। कल ही मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट का फैसला आया, जिसमें एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया और इसके बाद नए सिरे से सियासत गरमाई हुई है। यही मालेगांव का धमाका था, जिसके बाद तब की यूपीए सरकार और जो जांच एजेंसी थी उसकी तरफ से हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इस बात का जिक्र करते हुए इस दिशा में जांच की बात कही गई थी। और उसी के तहत साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लेकर कर्नल पुरोहित तक, मेजर रिटायर्ड उपाध्याय तक कई लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिनमें से कुछ लोगों को बाद में अदालत ने छोड़ा, लेकिन 7 लोग ऐसे थे जिन पर यह मामला चला। 17 साल बाद कल इस मामले में इंसाफ हुआ। अदालत ने सभी 7 आरोपियों को कल बरी किया। और इसी के बाद अब ये सियासी हमले बीजेपी की तरफ से लगातार निशाने पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी की तरफ से लगातार निशाने पर गांधी परिवार है। अब तो पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर जब सामने आ गए हैं और एबीपी न्यूज पर भी उन्होंने हमसे बात की और उसमें भी उन्होंने यही कहा कि उन पर दबाव था। परमवीर सिंह बाकायदा नाम लेकर उन्होंने कहा है कि वो दबाव डाल रहे थे कि मोहन भागवत को उठा लो, मोहन भागवत को गिरफ्तार करो। कोई मामला था नहीं और झूठे मामले में मोहन भागवत को उठाने का दबाव उन पर था। इसी को लेकर अब बीजेपी सीधे निशाने पर कांग्रेस पार्टी को, गांधी परिवार को ले रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।